नमस्कार, राजस्थान लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। रुक करेंगे राजस्थान की खबरों की ओर। प्रदेश की गहलोत सरकार 17 दिसंबर को अपना 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल की सभी उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे। तो वहीं ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियों पर न्यूज इंडिया संवाददाता लोकेश नागर से खास बातचीत की। प्रदेश की गहलोत सरकार 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने जा रही है। लगातार जो राजस्थान सरकार के मंत्री हैं, विधायक हैं, सभी अपनी उपलब्धियों को गिना रहे हैं। हमारे साथ प्रदेश के कद्दावर नेता बी डी कल्ला जी हैं। कल्ला साहब, आपके पास जनता से जुड़े 2 महकमे हैं, बिजली और पानी। क्या मानते हैं 2 वर्ष के कार्यकाल में कितनी उपलब्धियों को हासिल कर पाए? क्योंकि चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे किए गए थे, जो घोषणा पत्र था उसे बिल्कुल टास्क की तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया था। ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत राजस्थान में पिछले 2 वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति बिजली के उत्पादन में हुई है। लगभग 1550 मेगावाट बिजली का नया जनरेशन राजस्थान में हुआ है, जो अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इसके अलावा हमने किसानों से ये वायदा किया था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने, कि हम 5 वर्ष तक कृषि कुओं की बिजली की दर नहीं बढ़ाएंगे। तो हमने 2 वर्षों में बिजली की दर में कोई बढ़ोतरी नहीं की। फिर पिछले वित्तीय वर्ष में उन्होंने ये घोषणा की थी कि हम 1 लाख कुओं को कनेक्शन देंगे। उसके विरुद्ध हमने 1,40,000 कुओं को कृषि कनेक्शन दिए। इस वर्ष हमने कोविड के होते हुए भी 50,000 कुओं को कृषि कनेक्शन देने की बात की है। वो काम चल रहा है और हमारा लक्ष्य जो 50,000 का है, उससे कहीं ज़्यादा ही कुओं को हम कनेक्शन दे पाएंगे। इसके अलावा सौभाग्य योजना के अंतर्गत राजस्थान के लगभग 2.5 लाख से अधिक किसानों को हमने घरेलू कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। कुल मिलाकर राजस्थान में ऊर्जा के तंत्र के विकास के लिए, ऊर्जा के क्षेत्र में छीजत को कम करने के लिए भी काम हुआ है। हमने 2.68% बिजली की छीजत को कम किया है। हरियाणा सरकार से हमारे जल संसाधन मंत्रालय के माध्यम से बातचीत चल रही है। यदि यमुना का पानी हरियाणा से हमारा जो विवाद है वो हल हो जाता है, तो हम शेखावाटी इलाके में उसका पानी दे पाएंगे। ऐसे ही साबरमती नदी का पानी जो है, जो जालोर और इधर हमारे पश्चिमी राजस्थान के ज़िलों को उपलब्ध हो रहा है, उससे भी संबंधित योजनाओं के हम क्रियान्वित करेंगे। उसका पानी बाड़मेर तक जाएगा। और कुल मिलाकर के हमारी ये कोशिश रहेगी कि राजस्थान के अधिक से अधिक भूभाग को हम सरफेस वाटर से भी पानी पिला सकें। तो ये थे हमारे साथ ऊर्जा मंत्री बी डी कल्ला जी, जिन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार लगातार 2 वर्षों से जनता के हित में काम कर रही है और अपने विभाग की तमाम उपलब्धियों को भी इन्होंने गिनवाया। राजस्थान में जिस प्रकार बिजली के क्षेत्र में पिछले 2 वर्ष में कामकाज हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक तसल्ली राजस्थान की जनता को होगी, ग्रामीण क्षेत्र की जनता को होगी कि ऊर्जा के क्षेत्र में जिस प्रकार सूरत बदली है बढ़िया मैनेजमेंट के चलते, तो कहीं ना कहीं अच्छी खबर है कि आने वाले समय में भी प्रदेश में इसी प्रकार जनता के हित में काम होते रहेंगे। सहयोगी रवि के साथ लोकेश नागर, न्यूज इंडिया, जयपुर। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर वसुंधरा राजे सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना हो या फिर अन्नपूर्णा योजना हो, इस सरकार ने एक एक कर सभी योजनाओं को बंद कर दिया। तो वहीं उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने अब बच्चों को दूध पिलाने के लिए अन्नपूर्णा दुग्ध योजना को भी बंद करने का निर्णय किया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार, भारतीय जनता पार्टी जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उसकी लोक कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं थी, उन सब योजनाओं को एक एक करके बंद करने का काम कर रही है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना थी, उस योजना के तहत निःशुल्क 3 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज होता था, उस योजना को भी इन्होंने बंद कर लिया। अन्नपूर्णा रसोई योजना थी, उसको भी बंद करने का काम किया। गौरवपथ की योजना थी, उसको बंद किया। टोल फ्री योजना थी, उसको भी बंद किया। और अब राज्य सरकार जो अन्नपूर्णा दुग्ध योजना थी, जो बच्चों को पोषण देने का काम करती थी, निःशुल्क दूध पिलाकर उनको पोषित करने का काम करती थी, उस योजना को भी बंद करने का निर्णय सरकार ने लिया है। मैं ये कहूंगा कि सरकार कांग्रेस की जब से आई है, तब से प्रदेश के अंदर कोई भी जन कल्याणकारी योजना ऐसी नहीं है जो जनता को लाभ देने वाली, उसको सुचारू रूप से जारी रखने का काम करे।
निकाय चुनाव के तहत चेयरमैन पद के लिए नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। इससे पहले चेयरमैन प्रत्याशी चयन को लेकर दोनों ही पार्टियों के दावेदार के बीच जोर आजमाइश का दौर अंतिम समय तक चलता रहा। शहर के प्रथम नागरिक के लिए नामांकन भरने में कई नेताओं ने दावेदारी जताई थी। अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए ये सभी वरिष्ठ नेताओं तक से लॉबिंग की मशक्कत में भी लगे रहे। बता दें कि बीजेपी की तरफ से सुषमा सैनी के नाम पर मोहर लगाई गई, जबकि कांग्रेस ने सुषमा सैनी के नाम पर मोहर लगाई। इनके अलावा 3 निर्दलीय प्रत्याशियों ने चेयरमैन पद के लिए नामांकन दाखिल कर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। जयपुर जिले के सांबर नगरपालिका क्षेत्र में चुनाव संपन्न हो गए हैं, जिसके बाद पालिका सभागार में चुनाव अधिकारी राजकुमार कसबा के समक्ष पालिका अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया गया। बीजेपी के अनिल गट्टानी, कांग्रेस के बाल किशन जांगीड़ और कांग्रेस के बागी नवल किशोर सोनी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है, जिसके बाद त्रिकोणीय स्थिति बन गई है। अब देखने की बात यह है कि किसके भाग्य से सांबर नगरपालिका के अध्यक्ष पद का ताज सुशोभित होता है। नगर परिषद चुनावों को लेकर सभापति पद के लिए नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन सवाई माधोपुर में 3 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं, तो वहीं गंगापुर सिटी में 2 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं। सवाई माधोपुर में कांग्रेस से वार्ड नंबर 40 के पार्षद विमल चंद महावर ने अपना नामांकन भरा, तो वहीं भाजपा की ओर से ओम प्रकाश डगुरिया ने सभापति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। 25 साल के बाद सवाई माधोपुर नगर परिषद कांग्रेस पार्टी बोर्ड बनाने जा रही है और 25 साल के बाद जब कोई खुशी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलने जा रही है तो जाहिर सी बात है कि ये माधोपुर की जनता की वजह से ये सौगात पार्टी को और बोर्ड को मिलने जा रही है। क्या कुछ विशेष अब विकास को गति मिलेगी? आमतौर पर अगर आपने पिछले 25 साल में देखा हो तो नगर परिषद का जो भी चेयरमैन बना वो कोई के धन्ना सेठ बना जी, और जो भी धन्ना सेठ बने उन्होंने अपनी तिजोरियां जो पहले से भरी थी और ज़्यादा भरी। किसान आंदोलन शुरू हुए 2 सप्ताह से अधिक का वक्त हो चुका है। अभी तक सरकार और किसान प्रतिनिधियों की कई बार की बातचीत हो चुकी है, लेकिन मामला 3 कृषि कानूनों को वापस लेने पर अटका हुआ है। तो वहीं युवा किसान भी इन कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए इन्हें वापस लेने की मांग कर रहा है। न्यूज इंडिया के संवाददाता रमेश पुरोहित ने युवा किसानों से खास बातचीत की। मोदी सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए 3 कानून बनाए, लेकिन वो 3 कानून उसके लिए सरकार के लिए गले की हड्डी बन गई है। ना तो निगल रहा है ना उगल रहा है। हमारे साथ में कुछ युवा वर्ग के वो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं जो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, और उन लोगों का भी इस जो सरकार का जो निर्णय है उसके बारे में ये क्या सोचते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है। पिछले 20 दिनों से हम देख रहे हैं कि किसान अपनी खेती बाड़ी को छोड़कर सड़कों पे आ रहे। उसका मेन कारण यही है कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 काले कानून। क्या कहना है आपका कि इस आंदोलन के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसमें जो लोग शामिल है वो किसान नहीं है, कुछ और लोग हैं जो असामाजिक तत्वों का भी वो नाम ले रहे हैं। किस तरह से देखते हैं कि वो आंदोलन अब किस रास्ते जा रहा है? कोई मोदी सरकार जो 3 कानून लेके आई है, इसमें ये कालाबाजारी का जो कानून है, लोग ऐसे बोल रहे हैं कि जो रोड सड़क पर बैठे हैं वो किसान नहीं है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, भैया जो मोदी सरकार बिल लेकर आई है इसके अंदर कालाबाजारी है सबसे ज़्यादा। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि पूंजीपति जो है वो इसमें अनाज का जो स्टॉक कर सकते हैं, तो जो चीज़ आपको भी 20 रुपये में मिल रही है वो आपको मार्केट में कल को 50 रुपये में नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पूंजीपति है उसको जितना पैसा उतना स्टॉक कर लेगा। तो मैं तो आम जनता से यही कहना चाहूँगा कि भैया जो आपके लिए लड़ रहे हैं अभी वो सब किसान है, और मैं तो आपसे भी यही कहना चाहूँगा जो लोग ऐसी बातें करते हैं आप भी इसको सपोर्ट करो। नहीं आपको खाने के लिए सब्जी नहीं मिलेगी, खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा। जो चीज़ आज 10 रुपये मिल रही है आपको 50 रुपये में नहीं मिल पाएगी। देखिए, पूरे इंडिया में अभी एक बहुत बड़ा किसानों का आंदोलन चल रहा है। ये किसान आंदोलन केंद्र सरकार द्वारा 3 किसान विरोधी बिल लाए गए हैं। उन बिलों में यह है कि एक तो समर्थन मूल्य की गारंटी ख़त्म की जा रही है, एक मंडियों को, सरकारी मंडियों को बंद करके प्राइवेट सिस्टम लाया जा रहा है। प्राइवेट सिस्टम में यह है कि जो भी ठेकेदार बनेगा वो ठेकेदार अपने हिसाब से भाव तय करेगा, उस पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं होगा। तीसरा ये है कि जो किसान है बेचने वाला
उसके साथ अगर व्यापारी कोई भी धोखाधड़ी करता है, उस धोखाधड़ी की शिकायत वो कोर्ट में नहीं जा सकेगा। उसकी दो व्यवस्था की गई है, या तो एसडीएम के पास या कलेक्टर के पास। अब गांव का जो गरीब किसान है वो अपना खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के लिए कलेक्टर एसडीएम के पास नहीं जा पाता, तो वो शिकायत करने के लिए क्या जा पाएगा। जिस तरह का जो किसान आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा है, उससे निश्चित रूप से किसानों के मन में भी एक शंका है, समाधान की जरूरत जो चाहते हैं वो कब तक होगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन नरेश पारिक के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी में केंद्रीय गृह सचिव और द कैपिटल इंडिया फैमिली के चेयरमैन ए.के. नरवाल बालाजी मंदिर पहुंचे, जहां सचिव ने स्वयंभू श्री बालाजी महाराज के दर्शन कर भगवान की विशेष पूजा अर्चना की। नरवाल ने भैरव बाबा प्रेतराज सरकार को ढोक लगाकर मनौती मांगी। गृह सचिव ने सिद्धपीठ के महंत किशोरपुरी महाराज से शिष्टाचार भेंट की। महंत महाराज ने गृह सचिव नरवाल को रजत जड़ित रामायण की प्रति भेंट की। तो वहीं मंदिर के पदाधिकारी अजय प्रकाश ने गृह सचिव का स्वागत कर 56 भोग प्रसादी भेंट की। इस दौरान महुआ विधायक ओम प्रकाश हुड्डा और मानपुर डीएसपी संतराम मीना भी मौजूद रहे। सिरोही के आबू रोड में अध्यक्ष पद के लिए सभी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। जहां कांग्रेस की ओर से भवनीश बारोट ने नामांकन भरा, तो वहीं बीजेपी की ओर से मगनदान चारण ने नामांकन पत्र जमा करवाया। तो वहीं बीजेपी नाव प्रभारी देवनानी ने कहा कि निश्चित रूप से हमारा बहुमत है, क्योंकि कई निर्दलीय हमारे संपर्क में है। जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मगनदान जी ने फॉर्म भरा है। निश्चित रूप से हमारा शुद्ध हमारा बहुमत है, और साथ के अंदर कई निर्दलीय भी हमारे संपर्क में हैं, जिनका हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें उनका मत मिलेगा और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। जिस तरह से कांग्रेस को जनता के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी ने उनको मात दी है, मुझे लगता है कि सभापति के चुनाव में हम इससे भी ज़्यादा संख्या में उनको मात देंगे और चुनाव हम जीतेंगे। उस सभापति में भी हमारा उम्मीदवार जीतेगा, और इस नगर पालिका में लगातार जो पहले भी विकास काम हुए हैं, इस गति को बढ़ाते हुए ये पालिका की पूरी सेवा करेंगे। कोरोना काल में निजी स्कूलों की फीस वसूली के मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए फीस तय कर दी गई है और सीबीएसई छात्रों की ट्यूशन फीस का 70% और राजस्थान बोर्ड की ट्यूशन फीस का 60% राशि निजी स्कूल अभिभावकों से ले सकेंगे। साथ ही कहा गया कि कोरोना काल में प्रदेश भर में स्कूल बंद हैं, जिससे स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खर्चा कम हुआ है। ऐसे में इन स्कूलों की फीस तय करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए। बता दें कि अब मामले में सभी पक्षों की ओर से बुधवार को हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कन्वर्जेश की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाती की अध्यक्षता में हुई बैठक में महिला सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्टिकर घर घर चिपकाने का कैंपेन चलाने को लेकर विशेष चर्चा की गई। इसके साथ ही अब जिले में बेटी के जन्म पर कलेक्टर द्वारा बधाई संदेश भी घर पर भेजा जाएगा। बैठक के बाद बाल दिवस पर आयोजित प्रतियोगिता विजेता बालिका को भी सम्मानित किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत आज जिला स्तरीय टास्क फोर्स की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने की। और इसमें हमने जो पूर्व के अंदर जो गतिविधियां आयोजित की थी, उनके ऊपर बिंदुओं के ऊपर चर्चा की गई कि किस प्रकार से वन स्टॉप सेंटर और एमएसएसके के प्रचार प्रसार हेतु प्रत्येक पुलिस थाने के ऊपर हमने वॉल पेंटिंग करवाई है। और गर्भवती जो महिलाएं हैं उनके न्यूट्रिशन के लिए प्रत्येक सीएससी और पीएससी के लिए बजट अलॉट किया गया है। साथ ही इस बैठक में पूरे जिले के अंदर जो भी बालिका अब जन्म लेगी उसको जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा हस्ताक्षरित बधाई संदेश दिया जाएगा।
भीलवाड़ा डेयरी की वर्चुअल आमसभा में 666 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। तो वहीं डेयरी चेयरमैन रामलाल जाट की अध्यक्षता में आमसभा संपन्न हुई, जिसमें सीएमएचओ ने किसानों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते, पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा और एमडी आशा शर्मा ने किसानों को बांटे जाने वाले 50,000 मास्क वितरण की शुरुआत भी की। टीम बनाकर हम गांव-गांव में जो साक्षरता में जैसे कला जत्था प्रोग्राम हुआ करते थे, उस टाइप मैंने निर्णय लिया आज एजीएम में सर्वसम्मति से, बिना राजनीतिक ऊपर उठकर। तो मैं तमाम जिले के गांवों में उस चीज़ों की जागरूकता का अभियान चलाएंगे, जिसमें बांझ पशु है उनकी जानकारी, बच्चे बच्चियों को सोशल पाश्चराइज दूध की जानकारी, और ऑर्गेनिक खेती और ऑर्गेनिक ही जो बिना यूरिया डीएपी के जो घास है वो जानवर खाएंगे तो दूध में उपभोक्ताओं को अच्छी क्वालिटी का दूध मिले। ये केवल कोऑपरेटिव कर रही है, लेकिन ये दूध उत्पादक कोई भी पैदा करेगा, किसी भी संस्था में जाएगा तो उसको इस बीमारी से निजात मिलने का धीरे धीरे आज मैं शुरू कर रहा हूँ। मैंने कई ऐसी योजनाएं शुरू की जिसमें 10 साल 20 साल लगे, रिजल्ट बहुत अच्छा आया। नर्सिंग भर्ती में महिला पुरुष समान अनुपात की मांग को लेकर मंगलवार को एम्स जोधपुर के बाहर नर्सिंग विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे नर्सिंग विद्यार्थियों का कहना था कि नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर 80% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए हैं, जबकि पुरुषों के लिए महज 20% पद आरक्षित किए गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से पुरुष अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जो अनुचित है। इसलिए नर्सिंग स्टूडेंट्स इसका उन्होंने विरोध जताया। अखिल भारतीय बेरोजगार नर्सेज संघर्ष समिति के बैनर तले आज पूरे देश भर के अंदर सिग्नेचर कैंपेन चलाया जा रहा है। एम्स नर्सेज यूनियन के समर्थन में जो दिल्ली के अंदर नर्सिंग ऑफिसर जो स्ट्राइक कर रहे हैं अपनी 23 सूत्री मांगों को लेकर के, जिसमें 80-20 जो लैंगिक भेदभाव है वो भी एक मुख्य मांग है। और इसको अब सरकार के एम्स के डायरेक्टर और जो केंद्रीय चिकित्सा मंत्री हर्षवर्धन जी ने महिलाओं का अपमान करते हुए एक कंफर्ट के नाम पर 80% महिलाओं को जो पद आरक्षित किया है। कोटा में महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के बैनर तले आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। दरअसल आंगनवाड़ी कर्मचारियों में पिछले 4 माह से मानदेय नहीं मिलने से आक्रोश है, जिसके चलते सांगोद परियोजना के आंगनवाड़ी कार्मिकों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कहा कि जल्द ही मानदेय नहीं मिला तो आंदोलन किया जाएगा। अगर जल्दी समाधान नहीं हुआ तो जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होना पड़ेगा। जानकारी में आया है कि जो अखिल राजस्थान महिला बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ है, इसने आज ज्ञापन भी दिया है और पूर्व में भी ये समाचार पत्रों और अन्य कर्मचारियों के माध्यम से बताया गया था कि 4 महीने से इनका मानदेय का भुगतान नहीं हुआ और पिछले सितंबर से और मार्च तक का जो पोषाहार का बिल था वो भी इनको नहीं मिल पाया। उसका तकनीक कारण जानकारी में आया वो ये है कि यहाँ पर CDPO की पोस्ट रिक्त है और किसी अन्य सक्षम अधिकारी के पास चार्ज नहीं होने के कारण समय पर इनको मानदेय और पोषाहार के बिलों का भुगतान नहीं हो रहा। इसके लिए माननीय MLA साहब को भी अवगत कराया था। उनके माध्यम से भी सम्मानित जिला कलेक्टर महोदय को एक पत्र लिखकर किसी भी सक्षम अधिकारी को चार्ज देने के लिए उन्होंने आदेशित किया गया है। धौलपुर जिले के DLED द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से DLED द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों ने परीक्षा संपन्न कराने की मांग की है। विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं होने से रीट परीक्षा से वंचित होना पड़ सकता है, तो वहीं विद्यार्थी रीट परीक्षा में शामिल होने के लिए DLED परीक्षा के आयोजन की मांग कर रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से विद्यार्थियों ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि विद्यार्थियों के हितों की अनदेखी की गई तो विद्यार्थी चुप नहीं बैठेंगे। सरकार के जिम्मेदारों का घेराव का आंदोलन भी किया जाएगा। हमारे जो परीक्षा निर्धारित थी जून में वो नहीं कराई गई है हमारे बोर्ड द्वारा, तो बाकी के जितने भी महाविद्यालय हैं उनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं। तो हम जो हमारे ADM साहब हैं उन्हें ज्ञापन देने आए हैं। राजस्थान में सभी महाविद्यालयों की परीक्षाएं हो चुकी हैं, उनका परिणाम भी घोषित किया जा चुका है, लेकिन राजस्थान शिक्षा विभाग है वो लापरवाही बरत रहा है और हमारी द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं की कोई भी खबर नहीं है। इसलिए हमने यहाँ कलेक्टर जी के यहाँ के द्वारा बीकानेर शिक्षा निदेशालय के लिए ज्ञापन दिया है, तो शायद हमारी सुनवाई हो सके। मैं चाहता हूँ कि हमारी मांगों को या हमारे पेपरों को पूरा कराया जाए और ताकि हमें राहत प्रदान।
प्रदेश का इकलौता हिल स्टेशन माउंट आबू अपनी विशेष पहचान रखता है, लेकिन यहाँ के बासिंदे लंबे समय से आवास की समस्या से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर माउंट आबू की जनता ने कई बार बड़े आंदोलन भी किए, जिसका परिणाम आबू की जनता के लिए सुखद रहा था और बिल्डिंग बायलॉज जैसे काम हुए। लेकिन इसके बाद भवन निर्माण में अभी भी कई अड़चनें बाकी हैं। उसको लेकर मंगलवार को आबू संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने नगरपालिका आयुक्त से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और पूर्व में दिए गए ज्ञापन को लेकर विस्तार से चर्चा की। नगरपालिका से हमारे जो डेलीगेट मेंबर्स हैं संघर्ष समिति के कार्यकारिणी के सदस्य हम मिले थे और हमने उनको महीने 1.5 महीने पहले एक अल्टीमेटम दिया था कुछ मांगों को लेकर, स्थानीय लोगों की जो जन समस्याओं को लेकर। और आज हमने पुनः उनसे, कल हमारी बैठक हुई थी और आज हम आयुक्त से मिले हैं। माउंट आबू के जो बिल्डिंग बायलॉज पास हो गए थे, अभी तक निर्माण की स्वीकृति नहीं मिली। माउंट आबू के अंदर ATP वगैरह जो नहीं लगे हैं, प्रशासनिक जो कमियां थी उसको माउंट आबू के जो स्टेट ग्रांट एक्ट के पट्टे क्यों नहीं मिल रहे। बाड़मेर के समदड़ी में कस्बे वासियों और बावरी समाज के लोगों ने अवैध ब्लास्टिंग को लेकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इस दौरान तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार राकेश जैन को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में ललेची माता मंदिर पहाड़ी के पीछे चल रही पत्थरों की खदान पर हो रहे अवैध ब्लास्टिंग को रोकने और खदानों को निरस्त करने की मांग की गई। तो वहीं ग्रामीणों ने बताया कि लंबे समय से खनन माफिया अवैध ब्लास्टिंग का पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही कई बार ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को रात्रि चौपालों में भी ज्ञापन दिया है, लेकिन समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है। ये जिला कलेक्टर के नाम का ज्ञापन है और ये रात को घटना घटी 5:30 बजे, शाम को करीबन 5:30 बजे। ये अबड़ा को उस पहाड़ी पे जब ब्लास्ट हुआ और पत्थर उनके घर पे आए, तब वो जाकर वहाँ कहा कि भाई पत्थर क्यों आए मेरे घर पे और क्यों ब्लास्ट करे। उस टाइम ने वहाँ के लेबर 3-4 लेबर ने उस लेडीज को घसीट कर पटका और वो बेहोश हालत में आज भी हॉस्पिटल में भर्ती है। इस वजह हम गाँव वाले आक्रोश होकर आए हैं कि अवैध ब्लास्ट बंद होना चाहिए और उनके खिलाफ में दोषियों के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। हनुमानगढ़ जिले में चल रहे नशे के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार के तहत एसपी के आदेश पर हुई कार्रवाई। रावतसर थाना प्रभारी अरुण चौधरी के निर्देश पर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। उसके साथ ही उसके कब्जे से नशे की गोलियां बरामद की गई हैं। तो वहीं थाना प्रभारी अरुण चौधरी ने बताया कि पुलिस ने रावतसर के बस स्टैंड से आरोपी के कब्जे से 300 प्रतिबंधित गोलियां ट्रोमाडोल बरामद की हैं। साथ ही पुलिस ने NDPS के तहत मामला दर्ज कर जांच पीलीबंगा पुलिस को सौंपी है। कल थाना जाके सब इंस्पेक्टर हरबंस जी ने कार्रवाई करते हुए मेन बस स्टैंड से एक व्यक्ति को पकड़ा है, जिसके पास में 300 गोलियां ट्रामाडोल की मिली हैं, जिसका नाम पवन कुमार है और जिसको उन्होंने 300 गोलियां ट्रामाडोल के साथ पकड़ के मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद में कार्रवाई हेतु अनुसंधान हेतु राम प्रकाश सब इंस्पेक्टर को इसकी अग्रिम तफ्तीश दी गई है और आगे अग्रिम तफ्तीश राम प्रकाश जी द्वारा की। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।